पाएगा। बने रहेगा युगल हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा हम करेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरबा जिले की, जहां यूनियन बैंक के एटीएम में लूट की कोशिश की गई है। 3 नकाबपोश बदमाश यहां पर पहुंचते हैं, लूट की कोशिश करते हैं। सब्बल लेकर एटीएम उखाड़ने के लिए पहुंचे थे। घंटों की कोशिश हुई, उसके बावजूद सफल जब नहीं हो पाए तो आरोपी मौका देखकर वहां से फरार हो गए। बदमाशों की करतूत लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पाली थाना क्षेत्र के पौड़ी बस स्टैंड की पूरी घटना, पुलिस इस मामले की भी जांच लगातार। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। इन्हीं के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एटीएम में लूट की नाकाम कोशिश, लेकिन तस्वीरें चूंकि कैद हो चुकी हैं तो एक बड़ा आधार पुलिस के लिए जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया था। आवासीय विद्यालय में रेप हुआ और आवासीय विद्यालय पहुंची है आज बीजेपी की जांच टीम भी। जांच टीम ने आवासीय विद्यालय का जायजा भी लिया और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। जांच टीम ने सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही साथ कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम करते हुए भी बीजेपी के कार्यकर्ता आज नजर आए। को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है और जिस प्रकार शासन और प्रशासन मिला हुआ है इस घटना को छुपाने में, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर न तो चौकीदार है, चौकीदार की ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, मतलब नाइट की ड्यूटी है ही नहीं। कहाँ बच्चियां सुरक्षित है यहाँ पर? यहाँ परिस्थिति ये है कि कैसे घटनाओं को छुपाया जाए, कोई इनसे सीखे। इस तरह की घटनाएं हो गई है और 22 तारीख की ये घटना है। 24 तारीख को इसकी जानकारी उनके माता पिता को लगी, लेकिन यहाँ की जो अधीक्षिका है, सह अधीक्षिका, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उस पर एफआईआर हो। ये बहुत सोचनीय स्थिति है कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार क्या करे। हम क्यों भुनाएंगे अपने बेटियों की बातों को, भुनाएंगे हम लोग? ये सरकार सोच सकती है कि हम बेटियों की बातों को भुना रहे करके, लेकिन हम सेंसिटिव होके मन से उनके साथ लगे हुए और हमेशा खड़े रहेंगे। कोई भी बालिका हो, कोई भी महिला हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो महिला मोर्चा तो हमेशा साथ में रहती है। और इसी मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी आज बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पोटा कैबिन में रेप की घटना निंदनीय है। पोटा कैबिन की अधीक्षिका को निलंबित हमने कर दिया, आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी। इस बात का आश्वासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दिया है। आज जो दुष्कर्म हुआ बेहद निंदनीय है और पुलिस को जैसे जानकारी मिली तत्काल कार्रवाई की गई है। जो अपराधी फरार है उसे खोजने के लिए टीम गठित हुई भी है और जो वहाँ पोटा केबिन में जो अधीक्षक थे उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो शासन की ओर से पूरी कार्रवाई भी की गई है और जो पीड़िता है उसे पूरा न्याय। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हैदराबाद में पुलिस अधिकारियों की आज एक बैठक हुई। छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारी इस समन्वय बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पहुंचे। बैठक में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। शांतिपूर्ण और निष्पक्षता से चुनाव कराने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। चारों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सीमावर्ती क्षेत्र में अपेक्षित पुलिस बंदोबस्त, कानून व्यवस्था, नक्सल गतिविधियों से संबंधित विषयों पर बातें रखी गई। और अब कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां कोर्ट में पेशी से वापस आते समय कैदी फरार हो गया। जेल के दरवाजे पर पुलिस को धक्का मारकर कैदी वहां से भाग निकला। कैदी के भागने पर पुलिस विभाग में हड़कंप की स्थिति। गड़िया पहाड़ की ओर कैदी भागा है। कैदी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कांकेर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। बात है स्वाभिमान की, हमर पहले मतदान की। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने में जुटी हुई है। पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस ने आज एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। एनएसयूआई के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल खुद आज युवाओं से संवाद करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अगले साल से छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा भी कर दी। चुनाव कराए जाने की घोषणा करते युवाओं और छात्रों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसके लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को राजनीति में अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। देश के युवाओं को नफरत के खिलाफ लड़ना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की
और ये खास तस्वीरें राजधानी भोपाल से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं भोपाल में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको नजर आ रहे होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अगवानी के लिए पहुंचे और ये खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ ही साथ चलते हुए भोपाल में बड़ी बैठक बीजेपी की। सीधे एयरपोर्ट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेट हैंगर की तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके थे और अब सीधे आपको हम बताएं कि जो बैठकों का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। आगे जाकर अलग अलग मोर्चों की बैठक होगी और ये अनुमान भी है कि आने वाले समय में करीबन रात तक की बैठक हो सकती है। 11:30 बजे तक बैठक चलने का अनुमान है, लेकिन चूंकि कल अब अमित शाह वापस जाएंगे तो ये माना जा रहा है कि इन बैठकों का जो समय है, जो अवधि है, और ज्यादा बढ़ती हुई, क्योंकि जब जब गृह मंत्री रात में पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ में भी आपने यही सिलसिला देखा होगा, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा तो होती ही है, लेकिन बैठकों का कोई निश्चित समय नहीं होता। 11:30 बजे तक बैठक होगी, अनुमान यही है, लेकिन डिनर करने के साथ जब बैठक का सिलसिला शुरू होता है निश्चित समय पे कभी खत्म नहीं होती। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जब रणनीति बन रही हो, गहन चर्चाएं हों, क्योंकि समितियों के नामों की भी घोषणा, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देने की बात है, बहुत गहन चर्चा जिसके लिए बहुत जरूरी होती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं राजधानी भोपाल में। आपने देखा कुछ ही देर पहले इस तस्वीरों के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वागत के लिए पहुंचे थे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, यानी कि बीजेपी की तरफ से प्रदेश का हर वरिष्ठ चेहरा आज आपको नजर आएगा। चूंकि विधानसभा चुनाव पर चर्चा है और देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर बीजेपी जिसे देखती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इनके बारे में कह चुके हैं कि एक ऐसा नेता पहुंचा है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर पार्टी को एक सबसे बड़ी पार्टी होने का दर्जा दिलाया है। तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश में है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, तमाम वरिष्ठ जन मौजूद हैं, बैठकों का सिलसिला चलेगा। ये एक बार फिर से आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये श्रृंखला लगातार बढ़ती हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा देश के गृह मंत्री का स्वागत करते हुए 15 से ज्यादा समितियों की घोषणा हो सकती है। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट भी पहुंचे थे, यानी कि मध्य प्रदेश की तरफ से हर वरिष्ठ नेता आज यहां पर मौजूद था। अब सीधे आप आपको बताएं कि स्टेट हैंगर से बीजेपी कार्यालय शायद अमित शाह पहुंचेंगे। सही कि शैलेंद्र हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अमित शाह पहुंच चुके हैं शैलेंद्र भोपाल में, आगे का क्या कार्यक्रम? केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत किया और अब वहां से वो सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और प्रदेश कार्यालय में उनकी करीब 3.5 घंटे तक यहाँ पर बैठक होना है। तो शाह की बैठक पूरा मिशन 2023 को चुनावी रणनीति को लेकर बैठक होगी। तो उसके अलावा आज शाह का इसके अलावा कोई भी कार्यक्रम नहीं है, वो सीधा प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे और यहाँ पर बैठक लेंगे और बैठक के बाद वो रात्रि विश्राम भोपाल में ही करेंगे और रात को रुकने के बाद कल सुबह 10:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब निश्चित ही, और जब जब केंद्रीय गृह मंत्री राज्य में पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ में भी जो हमने सिलसिला देखा शैलेंद्र, कोई निश्चित समय नहीं होता बैठक का। 11:30 बजे बताया गया है कि आखिरी बैठक है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबी चलेगी चर्चा। बहुत वरिष्ठ नेता भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। हाँ जी बिल्कुल। देखिए न केवल संगठन के सभी जो केंद्रीय के प्रमुख नेता हैं, जबकि मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप वो सभी एक साथ आज मौजूद है। तो ये तय है कि भाजपा की जो आज बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अमित शाह इसके पहले भी जब 2018 का चुनाव था तब भी मध्य प्रदेश में दौरे पर आए थे, तो 2 दिन तक उन्होंने लंबी मैराथन बैठकें ली थी और वो रात भोपाल में रुके थे। इस बार भी 11 जुलाई को 15 दिन पहले वो जब आए थे तब उन्होंने लंबी 4.5 घंटे बैठक ली थी। तो जिस तरह का शेड्यूल है वो एक लग तो रहा है कि 11:30 बजे तक वो यहाँ बैठक लेंगे, लेकिन बैठक का कोई निश्चित समय नहीं हो सकता है कि वो और रात तक भी बैठक में मौजूद रहें, क्योंकि यहाँ सभी टॉप लीडरशिप मौजूद है और लंबा सारी मिशन 2023 को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा होनी है। तो काफी बारीकी से वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे और सभी नेताओं से उनको जिम्मेदारियां देना है कि आगे प्रदेश में चुनाव के लिए पार्टी को किस लेवल पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो फीडबैक मिल रहा है दिल्ली से केंद्रीय संगठन तक, उस फीडबैक को लेकर भी वो चर्चा करेंगे कि किस तरह भाजपा वापस सरकार में आए। तो ये लंबी बैठकें लगातार चलेगी, तो कोई निश्चित समय नहीं है कि ये बैठक कब खत्म होगी, और क्योंकि उनका रात्रि विश्राम यही है तो स्वाभाविक है कि वो बैठक लंबी भी खींच सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह का पैटर्न हम बीजेपी में देखते हैं शैलेंद्र। बैठकों से पहले डिनर इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि निश्चित समय नहीं होता कि कब बैठक खत्म होगी। शैलेंद्र, एक और बड़ी बात यह है कि 15 समितियों के नामों की घोषणा, कौन अध्यक्षता करेगा समितियों की, ये भी डिसाइड होना है। और चूंकि हम बड़े नेताओं को देख रहे हैं फिलहाल अगवानी करते हुए, तो मुझे लगता है कि आज ये सब तय हो जाएगा कि कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा। हाँ जी, देखिए बिल्कुल साफ है कि अब चुनाव बहुत ही नजदीक है। तो शाह का जो जिस तरह से 15 दिन में दूसरा दौरा है, तो इसके पहले जो यहाँ प्रदेश की चुनाव समिति है, वो सारी समिति बैठकर जो एक कहते हैं कि एक सब तय कर चुकी थी कि कौन कौन सी समिति में किसको रखा जा सकता है, किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब ये सारी जो सूची बनी है 15 समितियों की, वो सारी आज अमित शाह के सामने रखी जाएगी। और उसके बाद शाह उसमें हो सकता है कि कुछ मामूली फेरबदल करे कि हम इनको, इस नेता को कैबिनेट मंत्री को इधर एडजस्ट करना चाहिए या इस प्रभारी को इधर। बाकी लगभग कुछ जो एक चर्चा होती है कि जो सहमति बनाई जाती है, वो लगभग एक प्रमुख नेता बैठ चुके हैं। अब केवल शाह की उस पर मुहर लगना बाकी है। तो उस मुहर के बाद ये कहता है कि ये समितियां और सारी चीजें फाइनल होकर इन सबको, नेताओं को एक जिम्मेदारी देकर चुनाव के लिए मैदान में जाने के लिए बोल दिया जाएगा। और निश्चित ही शैलेंद्र, एक और इम्पोर्टेंट बात जिसका हम हर बार ही जिक्र करते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर अमित शाह पहचाने जाते हैं। पार्टी को इतने बड़े स्तर पर देश में भी लेकर पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है, शायद वहां भी ज्यादा फोकस हो। अगर हम ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, शायद वहां पर समितियों को ज्यादा फोकस करना हो, या किसी ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी दिया जाना भी हो सकता है कि सामने आए जो अच्छे से कमान संभाल सके। शैलेंद्र, देखिए शाह का जो पैटर्न है, आप अगर हम देखेंगे कि यूपी का चुनाव हो या कर्नाटक का चुनाव हो या गुजरात का चुनाव हो, अमित शाह जब भी इस तरह की कोई चुनाव आता है तो उस स्टेट में जाकर लगातार बैठक लेते हैं और वो उसकी पूरी मॉनिटरिंग कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। और वो बिल्कुल एक कहते हैं कि उनका जो चुनाव लड़ने का बीजेपी का एक पैटर्न है, तो उस पैटर्न में किस तरह की रणनीति पे काम करना है, वो पूरी मॉनिटरिंग बारीकी से खुद अमित शाह देखते हैं और वो ही तय करते हैं कि किस तरह से भाजपा को किस चुनाव में काम करना है, किस नेता को क्या जिम्मेदारी देना है। ये सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में ही होता है। तो प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी तो दी जाती है, लेकिन उस पर जब तक शाह की मोहर नहीं लगती है, वो जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है। तो इसलिए एक शाह को कहते भी आजकल की राजनीति के चाणक्य, तो वो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं और एक बहुत बारीक एनालिसिस होता है, उसके बाद सारी समितियां बनती है या नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक बात आप शैलेंद्र कर रहे हैं। अब जबकि पहुंच चुके हैं अमित शाह, तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। कवर्धा से अगली बड़ी जानकारी, जहां डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव की तरफ से एक बयान सामने आया है जय वीरू की जोड़ी पर। अब एक बार फिर से उनकी प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा है कि अब ये पुरानी हो चुकी है। सिंहदेव और उनकी तरफ से कहा गया कि कका बाबा की जोड़ी अब प्रचलन में है। ये भी है कि सभी के सहयोग से कांग्रेस को जीत दिलाएंगे, ये वादा भी उनकी तरफ से। आशीर्वाद 2018 में मिला, वो 2023 में भी मिलेगा, उनकी तरफ से ये भी कहा गया। जोड़ी थी वो शोले पिक्चर की पुरानी वाली हिट जोड़ी थी। अब हम लोग नया पिक्चर बना रहे हैं, इस साल के चुनाव की नई पिक्चर बनेगी और अब लोग कह रहे हैं कका बाबा की जोड़ी है। वो कका बाबा भी अकेले दूजन कुछ नहीं करे पाई, हमारा सबके मदद लागी, आप मनकर मदद लागी, सबकर मदद लागी भाई। तब तो जाके टिकट पर बोलबो कि हाँ आओ देखा पिक्चर देखा, कांग्रेस नया फिल्म बना थे, बढ़िया फिल्म बना ही, जैसा शोले पिक्चर हिट हुई से मान के चला कि नया पिक्चर पे इसने बढ़िया रही। खूब आनंद आए, सबके आनंद आए। और उधर विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में लेटर लिखने की सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह के लिखे 3 पत्र पर प्रदेश की सियासत गर्माती हुई। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे को पत्र लिखा है। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की है। दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। शिक्षकों से किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने रमन सिंह पर पलटवार किया। इनके घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं को देखोगे, आप बारीकी से अध्ययन करोगे तो 36 में से 19 बिंदुओं पर क्रियान्वयन की कार्रवाई ही नहीं हुई। और उसमें ये संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं, इनके लिए अभी तक सुनवाई नहीं हुई। और मैं समझता हूं कि अब आखिरी 3 महीने का वक्त बाकी रह गया, अभी भी अवसर है इन कर्मचारियों को राहत देने का काम करें, नहीं तो निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और हमने कहा भी है आने वाले समय में इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को पत्र लिखने का उनको अधिकार ही नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए क्योंकि नियुक्ति में उनकी सरकार 15 साल में सबसे ज्यादा अनियमित कर्मचारियों का नियुक्ति हुआ और कलेक्टर दर पे हुआ, कम मानदेय तनख्वाह पे हुआ। आज रमन सिंह जी ने दबे मन से ही इस चीज को स्वीकार किया कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के 19 वायदों को पूरा किया है। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह जी को या तो वो स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं या तो उनकी पूरी जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया था 2018 में जन घोषणा पत्र में कुल 36 बिंदुओं में वादा किया था और उस जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वायदों को हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। 4.5 साल में ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वायदों को पूरा कर दिया। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। छत्तीसगढ़ में अगले साल होंगे छात्र संघ के चुनाव। रायपुर में एनएसयूआई के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल का ऐलान, कहा युवाओं को राजनीति में मिले अधिक अवसर। रायपुर में फर्स्ट टाइम वोटर से सीएम भूपेश का संवाद, माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन का किया आगाज। संसद में मणिपुर हिंसा पर गतिरोध बरकरार, विपक्ष ने दिया विश्वास प्रस्ताव का नोटिस, लोकसभा में जल्द चर्चा कराने की मांग। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में पत्र की सियासत, पूर्व सीएम रमन सिंह ने लिखे 3 पत्र, संविदाकर्मियों को नियमित करने की मांग। रायपुर में सड़क पर उतरे हड़ताली संविदा कर्मचारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर संवाद रैली, घुटनों के बल चलकर आए। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों के आंदोलन को लेकर बीजेपी का सरकार पर तंज, घोषणा पत्र में नौकरी देने का वादा सरकार ने किया, अब नोटिस देने का काम करें। कवर्धा दौरे पर मंत्री मोहम्मद अकबर, कई विकास कार्यों की दी सौगात। सुकमा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले पर सख्त सीएम, कहा घटना निंदनीय, आरोपियों को पकड़कर जल्द होगी कार्रवाई। सुकमा के आवासीय विद्यालय में छात्रा से रेप का मामला, एरा बोरा पहुंची बीजेपी की जांच टीम, घटना के विरोध में प्रदर्शन। बिलासपुर में फांसी से लटकी मिली ब्यूटिशियन की लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, तफ्तीश में जुटी पुलिस। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।